नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले दिनों मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में काफी हलचल मचाई। हम बात कर रहे हैं मुंबई के सबसे प्यारे, सबसे प्रसिद्ध गणपति लाल बागचा राजा के विसर्जन में हुई अभूतपूर्व देरी की। और ये सब तब हुआ जब विसर्जन के लिए एक बिल्कुल नया, एकदम हाई टेक ऑटोमेटिक तराफा गुजरात से मंगवाया गया था। ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अनंत चतुर्दशी वाले दिन जब पूरा महाराष्ट्र बप्पा को विदाई दे रहा था, तब गिरगांव चौपाटी पर आखिर हुआ क्या था। राजा का विसर्जन घंटों तक क्यों रुका रहा, वो भी तब जब इतना मॉडर्न तराफा था। क्या ये सिर्फ समंदर की लहरों की चुनौती थी या कोई प्लानिंग में चूक हुई। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि घंटों तक मूर्ति पानी में कमर तक डूबी रही और इसे लेकर मंडल पर कुछ सवाल भी उठे, कुछ आरोप भी लगे। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अनंत चतुर्दशी मतलब पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन का माहौल। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में तो खैर ये विसर्जन यात्राएं इतनी बड़ी होती हैं कि पूरा दिन, पूरी रात चलती हैं, कभी कभी तो 24 घंटे से भी ज्यादा। अगले दिन सुबह या दोपहर तक विसर्जन होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और मुंबई में तो लाल बागचा राजा का विसर्जन वो सबसे आखिरी में और सबसे भव्य माना जाता है। सही कहा। लाखों लोग आते हैं उनकी विसर्जन यात्रा देखने। तो इस साल भी जैसा हर साल होता है, शनिवार सुबह करीब 10 बजे गाजे बाजे के साथ राजा की विसर्जन यात्रा शुरू हुई। अपने तय रास्ते से गुजरी, लाखों भक्तों ने दर्शन किए, सब कुछ भक्तिमय माहौल में। और फिर करीब 22 घंटे की यात्रा के बाद रविवार सुबह लगभग 8 बजे के आसपास राजा की मूर्ति गिरगांव चौपाटी पहुंची। हाँ, 22 घंटे, काफी लंबी यात्रा होती है ये। बिल्कुल। तो सुबह 8 बजे चौपाटी पर आगमन। अब यहाँ तक सब ठीक था, नॉर्मल था। उम्मीद यही थी, जैसा हमेशा होता है, कि भाई आरती होगी, पूजा होगी और फिर अगले 1-1.5 घंटे में मान लीजिए 9, साढ़े 10 या 10 बजे तक विसर्जन हो जाएगा। हाँ, सामान्य प्रक्रिया तो यही है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, अप्रत्याशित मोड़। सुबह 10 बजा, 11 बजा, दोपहर हो गई, लेकिन राजा का विसर्जन नहीं हो पाया चौपाटी पहुंचने के बाद। आप सोचिए, 7 घंटे से ज्यादा बीत गए थे और मूर्ति अभी भी किनारे पर ही थी, या यूं कहिए कि समुद्र में आधी डूबी हुई थी। 7 घंटे, ये तो बहुत ही असामान्य बात है, चिंताजनक भी। हाँ बिल्कुल, हैरान करने वाली बात थी, खासकर उन लाखों भक्तों के लिए जो टीवी पर देख रहे थे या किनारे पे इंतजार कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या थी कि इस बार देरी किसी पुरानी व्यवस्था की कमी से नहीं हुई। इस बार तो विसर्जन के लिए एक खास, बिल्कुल नया, एकदम मॉडर्न तराफा मंगाया गया था। मैंने भी सुना है इसके बारे में। गुजरात से बनवाया गया था शायद। जी हाँ, हमें जो जानकारी मिली है, तराफा गुजरात में खास तौर पर बनवाया गया था। बताया गया कि ये पुराने वाले तराफे से करीब 2 गुना बड़ा था, साइज में काफी विशाल। अच्छा, और टेक्नोलॉजी भी एकदम लेटेस्ट। ये सेल्फ प्रोपेल था, मतलब इसे खींचने के लिए किसी नाव या टग बोट की जरूरत नहीं थी। एक कैप्टन इसे रिमोट से या ऑनबोर्ड कंट्रोल से चला सकता था। ओके, यानी ऑटोमेटिक जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। और ये भी दावा था कि ये समंदर की लहरों और पानी के बहाव के बीच खुद को स्थिर रख सकता है, सेल्फ स्टेबलाइजिंग, ताकि मूर्ति को सेफ रखा जा सके। यहाँ तक कि ये अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम भी सकता था, ताकि मूर्ति को सही दिशा में विसर्जित किया जा सके। तो मतलब सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा था। विसर्जन को आसान, सुरक्षित और मॉडर्न बनाने के लिए ही लाया गया होगा। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य तो यही था, सुरक्षित, सुगम और आधुनिक विसर्जन। हाँ, कागज पर तो ये तराफा वाकई बहुत प्रभावशाली लग रहा था, मतलब टेक्नोलॉजी का शानदार नमूना। पर असली परीक्षा तो वो समंदर की लहरों और मुंबई के ज्वार भाटे के बीच होनी थी। और लगता है मुश्किल वहीं खड़ी हो गई। अच्छा, क्या हुआ फिर? वह यूं कि रविवार सुबह करीब 9 बजे जब मूर्ति को इस नए चमचमाते तराफे पर चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई, ठीक उसी समय समंदर में आ गई हाई टाइड, मतलब ऊंची ज्वार, जिसे हम भरती कहते हैं। ओ, भरती का समय था वो। हाँ, अब भरती में क्या होता है, पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है, किनारे तक पानी ज्यादा आ जाता है, गहरा हो जाता है। समझ गए। तो पानी का स्तर बढ़ने से ये जो विशाल तराफा था, जो शायद पहले थोड़े कम पानी में स्टेबल रहा होगा, वो अब ज्यादा पानी पर तैरने लगा। और जब कोई इतनी बड़ी चीज ज्यादा पानी पर तैरती है, खासकर लहरों के साथ, तो उसमें अस्थिरता आ जाती है, वो हिलने डुलने लगता है। हाँ, ये तो है। अब आप सोचिए, इतनी भारी
इतनी विशाल गणेश मूर्ति उसे एक हिलते डुलते अस्थिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ाना, हाँ ये तो बहुत रिस्की हो सकता था। हाँ बिल्कुल, जरा सी चूक होती तो मूर्ति को नुकसान पहुंच सकता था, बैलेंस बिगड़ सकता था। एग्जैक्टली। इसीलिए कार्यकर्ताओं ने फौरन फैसला लिया कि भाई अभी इस हालत में मूर्ति को तराफे पे चढ़ाना सेफ नहीं है। तो एक कह सकते हैं टेम्पररी समाधान के तौर पर उन्होंने मूर्ति वाली ट्रॉली को ही थोड़ा और समुद्र ने आगे धकेला। वहीं पर मूर्ति के गहने वगैरह उतारे गए। अच्छा। और फिर मुख्य फैसला ये हुआ कि अब हाई टाइड यानी भर्ती के उतरने का इंतजार करना होगा। ओहोटी का इंतजार। ओहोटी? हाँ, ओहोटी मतलब लो टाइड। जब पानी का स्तर कम होगा तब शायद तराफा थोड़ा नीचे बैठेगा, स्थिर होगा और तब मूर्ति को उस पर चढ़ाया जा सकेगा। तो मतलब एक आधुनिक सेल्फ स्टेबलाइजिंग कहे जाने वाले तराफे को भी स्थिर होने के लिए प्रकृति के साइकिल यानी ओहोटी का इंतजार करना पड़ रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लेकिन ये भर्ती ओहोटी, ये ज्वार भाटा, ये तो मुंबई के समंदर में रोज की बात है ना। इसका टाइम तो पहले से पता होता है। क्या मंडल को इसका अंदाजा नहीं था? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और शायद विवाद की जड़ भी यही कहीं है। ज्वार भाटे का समय, हाँ, वो तो बिल्कुल पहले से पता होता है, पूरे चार्ट्स आते हैं। मुंबई के जो मछुआरे हैं, कोली समुदाय के लोग, वो तो सदियों से इसी जानकारी पर जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस पर दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ मंडल का पक्ष है, दूसरी तरफ स्थानीय मछुआरों का। अच्छा, पहले मंडल का पक्ष बताइए। हाँ, तो लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के एक सदस्य हैं सूरजवाला वलकर। वो स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि देखिए, मूर्ति को तराफे पर चढ़ाने के लिए समंदर में पानी का लेवल कम होना जरूरी है, यानी ओहोटी का समय ही बेस्ट होता है। उनके मुताबिक देरी इसलिए हुई क्योंकि इस बार मूर्ति चौपाटी पर थोड़ी देर से पहुंची और जब पहुंची तब तक भर्ती यानी हाई टाइड शुरू हो चुकी थी या पीक पर थी। अच्छा। तो भर्ती की वजह से तराफा ऊपर उठ गया, अस्थिर हो गया और मूर्ति चढ़ाना नामुमकिन हो गया। उनका कहना था कि जैसे ही ओहोटी शुरू होगी, जो उस दिन दोपहर करीब 2 बजे के बाद एक्सपेक्टेड थी, पानी उतरेगा, तराफा मूर्ति के लेवल पर आएगा, स्टेबल होगा और तब विसर्जन कर दिया जाएगा। ये बयान तब का है जब इंतजार चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो मंडल के हिसाब से वजह थी मूर्ति का लेट पहुंचना और ठीक उसी समय भर्ती का आ जाना। लेकिन ये घंटों का इंतजार, 6-7 घंटे, ये तो बहुत लंबा समय था। इस दौरान क्या चल रहा था वहाँ? मूर्ति किस हाल में थी? स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। लाल बागचा राजा की वो विशाल मूर्ति लगभग 6 से 7 घंटे तक कमर तक पानी में डूबी रही। ओह। हाँ, सोचिए, करीब 5-6 फीट पानी में। ये नजारा भक्तों के लिए बहुत पीड़ादायक था। हाँ, कल्पना कर सकती हूँ। कुछ लोगों को तो कहते सुना गया, बप्पा, हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना, अगले बरस तेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। माहौल बहुत भावुक और चिंता वाला बन गया था। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि इतने लंबे समय तक पानी में रहने से मूर्ति का निचला हिस्सा पानी सोखकर भारी हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी की होती है मूर्ति। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज थी कि कहीं पानी सोखने से वजन ना बढ़ जाए और बाद में उसे हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाकर तराफे पर रखने में और दिक्कत ना आए। सही है। हालांकि मंडल के कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स जो थे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में अक्सर दूसरे मंडल भी मदद को आते हैं। गणेश गली के जो मुंबई चा राजा हैं, उनके मंडल के कार्यकर्ता भी मदद के लिए वहां मौजूद थे। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्थानीय कोली मछुआरे हैं, जो समुद्र को सबसे बेहतर समझते हैं, वो भी अपनी नावों के साथ, अपने अनुभव के साथ मदद की कोशिश कर रहे थे। मूर्ति के आसपास कई छोटी बड़ी नावें जमा हो गई थी। यहाँ तक कि वो पुराना वाला पारंपरिक तराफा भी पास में ही खड़ा देखा गया, शायद एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर या मदद के लिए तैयार रखा गया हो। ये दिलचस्प है कि मदद के लिए पारंपरिक अनुभव, मतलब कोली मछुआरे, पुराना तराफा, वो भी मौजूद था। लेकिन फिर भी मामला इतना लंबा खिंच गया। यहीं पर शायद वो कोली समुदाय का नजरिया अहम हो जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। मंडल के स्पष्टीकरण से बिल्कुल अलग गिरगांव चौपाटी के स्थानीय कोली मछुआरा समुदाय ने इस पूरी घटना पर मंडल पर, आप कह सकते हैं, सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लगाया। ओह, क्या कहा उन्होंने? गिरगांव चौपाटी के एक अनुभवी नाखवा हैं, हीरालाल वाटकर। नाखवा मतलब मछुआरों के मुखिया या प्रतिनिधि कह सकते हैं। उन्होंने काफी सख्त बयान दिया। उनका साफ कहना था कि यह पूरी देरी मंडल की प्लानिंग में कमी और ज्वार भाटे के टाइम का सही अंदाजा न लगा पाने की वजह से हुई। मतलब उनका कहना था कि टाइमिंग गलत थी। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा
कि लाल बागचा राजा के विसर्जन में पहले कभी उनके पूरे अनुभव में इतनी ज्यादा देरी नहीं हुई थी। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वाडकर बंधु यानी उनका परिवार या समूह कई सालों से पारंपरिक रूप से लाल बागचा राजा का विसर्जन सफलतापूर्वक करते आ रहे थे, बिना किसी दिक्कत के। तो उनकी मुख्य आपत्ति किस बात पर थी? इस नए तराफे पर या मंडल की प्लानिंग पर? शायद दोनों पर। उनकी एक बड़ी आपत्ति इस साल गुजरात से ये नया महंगा तराफा लाने पर थी और विसर्जन का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिए जाने पर थी। उनका तर्क था कि भाई जो काम सालों से यहाँ के लोग, स्थानीय लोग अच्छे से कर रहे थे, उसके लिए बाहर से इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी लाने की क्या जरूरत थी। उनका मानना था कि मंडल को सिर्फ नया तराफा लाने पर फोकस करने के बजाय विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें सही समय का चुनाव सबसे जरूरी है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मतलब टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल। और खबरें तो ये भी हैं, जैसा वाडकर और दूसरे स्थानीय लोगों ने इशारा किया, कि जब नए तराफे से विसर्जन में दिक्कत आ रही थी, तब भी मंडल शायद उसी से विसर्जन करने पर अड़ा रहा। अच्छा। जबकि उसी समय चौपाटी पर मौजूद कई दूसरे बड़े सार्वजनिक गणेश मंडल वो पारंपरिक नावों और पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के अपना विसर्जन कर रहे थे। उनका कहना था कि शायद पारंपरिक तरीकों या बैकअप प्लान पे जल्दी स्विच किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शायद नए तराफे को ही कामयाब दिखाने की कोशिश करते रहे। ओह, तो ये तो स्थिति को और गंभीर बना देता है। एक तरफ मंडल कह रहा है कि हम ओहोटी का इंतजार कर रहे थे, दूसरी तरफ स्थानीय अनुभवी लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग ही गलत थी और नए तराफे को लेकर जिद की गई। हाँ, ये आरोप प्रत्यारोप तो एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। निश्चित रूप से, और शायद दे भी दिया है। ये घटना सिर्फ एक विसर्जन में हुई देरी नहीं रह गई, ये अब टेक्नोलॉजी बनाम परंपरा, प्लानिंग बनाम इम्प्लीमेंटेशन और शायद बाहरी समाधान बनाम स्थानीय अनुभव, इन सब मुद्दों पर एक बहस बन गई है। सही कहा। एक तरफ जहां मंडल की मंशा शायद प्रक्रिया को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की रही होगी, वहीं दूसरी तरफ उन पर जमीनी हकीकत यानी समंदर की प्रकृति और लोकल नॉलेज की अनदेखी का आरोप लग रहा है। ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। वो तराफा जिसे लाया ही इसलिए गया था कि सब कुछ स्मूथ हो, आसान हो, वही घंटों की देरी की वजह बन गया। ये अपने आप में एक बड़ी आयरनी है। बिल्कुल। मतलब आपके पास एक अत्याधुनिक सेल्फ स्टेबलाइजिंग 360 डिग्री घूमने वाला यंत्र है, लेकिन आप उसे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब समंदर कोऑपरेट करे, यानी जब ओहोटी हो। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये तकनीक उतनी उन्नत थी जितनी बताई गई, या फिर उसे मुंबई के जो खास समुद्री हालात हैं उनके हिसाब से ठीक से परखा नहीं गया था। ये सवाल बिल्कुल जायज है। हो सकता है कि तराफा अपनी जगह पर स्थिर रहने में सक्षम हो, लेकिन शायद मूर्ति जैसी भारी चीज को उस पे चढ़ाने के लिए उसे एक खास लेवल के पानी और स्थिरता की जरूरत हो, जो उस दिन भर्ती के समय मुमकिन ही नहीं थी। शायद। या ये भी हो सकता है कि ऑपरेशनल प्लानिंग में कमी रही हो, मतलब मूर्ति के चौपाटी पहुंचने का समय और ज्वार भाटे के साइकिल के बीच सही तालमेल बिठाने में चूक हुई हो, जैसा कि कोली मछुआरों का आरोप है। और बैकअप प्लान उसका क्या? अगर ये नया तराफा किसी भी वजह से काम नहीं करा था, तो क्या कोई दूसरी योजना तैयार थी? आपने बताया पुराना तराफा पास में था, कोली मछुआरे मदद के लिए तैयार थे। क्या उन ऑप्शंस पर जल्दी विचार नहीं किया जा सकता था? ये सब सवाल अब उठ रहे हैं। बिल्कुल। किसी भी इतने बड़े आयोजन में, खासकर जहां समंदर जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल हों, एक मजबूत कंटिंजेंसी प्लान यानी आकस्मिक योजना का होना बहुत जरूरी है। अगर प्लान ए काम न करे तो प्लान बी और प्लान सी तैयार होने चाहिए। इस मामले में ऐसा लगता है कि या तो प्लान बी पर स्विच करने में हिचकिचाहट थी, या फिर प्लान बी को अमल में लाने में भी शायद कोई बाधा रही होगी। ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना ही काफी नहीं है, उसे लोकल कंडीशंस के साथ इंटीग्रेट करना और अनपेक्षित स्थितियों के लिए तैयार रहना भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये एक सबक की तरह है। लाल बागचा राजा का विसर्जन तो खैर देर से ही सही संपन्न हो गया, लेकिन ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आज हमने इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे राजा की 22 घंटे की यात्रा के बाद गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन का सामान्य क्रम टूट गया, कैसे गुजरात से लाए गए नए हाईटेक तराफे के होते हुए भी हाई टाइड यानी भर्ती एक बड़ी रुकावट बन गई। हमने ये भी जाना कि कैसे गणपति बप्पा की मूर्ति घंटों तक कमर तक पानी में रही, जिससे भक्तों में चिंता फैली।
हमने मंडल का स्पष्टीकरण सुना, जिसमें देरी का कारण मूर्ति के पहुंचने का समय और भर्ती को बताया गया। और हमने स्थानीय कोली समुदाय के गंभीर आरोपों को भी समझा, जिन्होंने मंडल की प्लानिंग और नए तराफे पर सवाल उठाए। ये पूरी घटना तकनीक, परंपरा, योजना और प्रकृति के बीच के एक जटिल रिश्ते का उदाहरण बन गई। हाँ बिल्कुल, ये घटना सिर्फ एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी परंपराओं को आधुनिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उन परंपराओं से जुड़े सदियों पुराने ज्ञान और स्थानीय समझ को कहीं पीछे छोड़ देते हैं? बहुत अहम सवाल है ये। इनोवेशन, नवाचार, ये जरूरी है, लेकिन क्या वो हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन होता है, खासकर तब जब प्रकृति सीधे तौर पर शामिल हो? ये घटना बड़े पैमाने के सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों के मैनेजमेंट में रिस्क असेसमेंट और कंटिंजेंसी प्लानिंग के महत्व को फिर से रेखांकित करती है। हाँ, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तो दबाव में फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या हम बैकअप प्लान पर जल्दी जाने से हिचकिते हैं? यह सिर्फ लाल बागचा राजा मंडल के लिए नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी बड़े आयोजन के मैनेजमेंट के लिए सोचने वाली बात है। भविष्य में तकनीक और परंपरा का संतुलन कैसे साधा जाए, ताकि तकनीक सहायक बने, बाधा नहीं? शायद इसका जवाब लोकल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेहतर तालमेल में ही छिपा है।